बैठिए। हाज़रीन, हुक्मरान हैदराबाद का यह दरबार आज खास तौर पर टीपू सुल्तान के एजाज में है। हम और हमारी हुकूमत उनका, उनके मुशीरान खास और दोस्त अहबाब का इस्तकबाल करती है। नवाब हैदर अली साहब बहादुर हाकिम आला मैसूर की जानिब से जो तोहफे हमें नजर किए गए हैं, जिनकी कीमत का अंदाजा लगाना ही मुमकिन नहीं, उनके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऑनरेबल जनाब रेजिडेंट साहब बहादुर लेफ्टिनेंट कर्नल सैमुअल किलपैट्रिक, फ्रांसीसी फौजी अफसर ल्यूसियन फेबुर के भी हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने यहां आकर इस दरबार को रौनक बख्शी। अब हम बहादुर नौजवान हैदर अली के नूर चश्म टीपू सुल्तान को इजाजत देते हैं कि वो इतनी तकलीफ गवारा करके हमारे दरबार में आने का मकसद बयान करें। आला हजरत निजामुल मुल्क आसिफ जा वाली रियासत हैदराबाद की खिदमत बाबरकत में इन नाचीज तोहफों के साथ ये खाकसार अपने अब्बूजान नवाब हैदर अली खान साहब बहादुर की जानिब से नेक तमन्नाएं पेश करने की इज्जत हासिल करता है। शर्फ कबूलियत इनायत किया जाता है और आइंदा हमेशा के लिए दोनों रियासतों के दरमियान आपसी दोस्ती की पेशकश करता है। बाबदौलत पेशकश पर गौर करेंगे और मुनासिब जवाब अता करेंगे। हुजूर, आपसी दोस्ती की यह पेशकश एक अहम पहलू रखती है। बयान की जाए। मैसूर और हैदराबाद के इत्तेहाद का मतलब है कि हैदराबाद अंग्रेजों से कोई ताल्लुक नहीं रखेगा। दोस्ती दोस्ती होती है, उसके लिए किसी शर्त की जरूरत नहीं होती। यह शर्त नहीं है सरकार आली, इल्तिजा है। हिंदुस्तान की सैकड़ों साल की तारीख में वो कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ। आर्य नस्ल आई, वो यहीं की होकर रह गई। मुसलमान आए, वो हिंदुस्तानी बनकर यहां की तहजीब और तमद्दुन में रच बस गए। उन्होंने कभी हिंदुस्तान को समरकंद, अफगानिस्तान, ईरान या अरब का गुलाम नहीं बनाया। लेकिन ये अंग्रेज इस मुल्क को गुलाम बनाने आए हैं, इंग्लिस्तान का गुलाम। आई प्रोटेस्ट योर हाइनेस। लेफ्टिनेंट कर्नल किलपैट्रिक, टीपू सुल्तान की बात पूरी हो जाए तो आपको जवाब देने का पूरा मौका दिया जाएगा। टीपू सुल्तान अपनी गुफ्तगू जारी रखें। अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकालना हर हिंदू का धर्म है, हर मुसलमान का ईमान है। क्योंकि हिंदुओं और मुसलमानों के दिलों में नफरत का जो बीज ये बो रहे हैं, उसकी जहरीली जड़ें आने वाली नस्लों को तबाह कर देंगी। जहां पना वक्त का तकाजा है कि सभी हिंदुस्तानी रियासतें अपनी ना इत्तेफाकियां दूर करके आपस में इनके खिलाफ इत्तेहाद करें। सिर्फ निजाम आली मुकाम, पेशवा और नवाब हैदर अली साहब बहादुर भी आपस में अगर एक हो जाएं, तो ये तीन बड़ी ताकतें अंग्रेजों को इंग्लिस्तान वापस रवाना कर सकती हैं। वरना वो दिन दूर नहीं जब ये अंग्रेज दिल्ली भी ले लेंगे और सारा हिंदुस्तान इनके कदमों तले पड़ा होगा। इसीलिए सरकार आली, मैसूर ने आपसे दोस्ती करने के लिए कदम भी उठाया है और हाथ भी बढ़ाया है। जनाब रेजिडेंट बहादुर, I persist in my protest, Your Highness। हमें दरबार से चले जाने के लिए इजाजत दीजिए।
जो आपकी मर्जी। हुजूर आली की खिदमत में एक तजवीज़ पेश करना चाहता हूँ। इजाजत है। मैसूर और हैदराबाद की दोस्ती को पायदार बनाने के लिए नवाब हैदर अली खान बहादुर अपने फर्जंद टीपू सुल्तान की निस्बत सरकार आली के बिरादर अजीज जनाब महफूज खान की बेटी से मुकर्रर करने की तमन्ना रखते हैं। क्या ख्याल है महफूज खान? जानिसार की बेटी सरकार की बेटी है और सरकार को पूरा पूरा अख्तियार है। हमें इस तजवीज को मंजूर करते हुए इंतहाई खुशी है। इस मुबारक मौके पर हम टीपू सुल्तान को नसीबुद्दौला के खिताब से सरफराज करते हैं। आइंदा साल ईद मिलादुल नबी के मौके पर मगनी की रस्म अदा की जाएगी। दरबार बर्खास्त किया जाता है। इस कमसिनी में ये जहानत, ये बहादुरी, ये नामवरी शायद ही किसी को नसीब हुई हो। हमें और हमारे भाई महफूज खान को तुम्हें अपनी फर्जंदी में लेते हुए फख्र महसूस होता है। मुझे भी फख्र है कि आपने मुझे इस काबिल समझा। इससे बड़ा इज्जत का मकाम मेरे लिए क्या हो सकता है। लेकिन अभी तक आपने मैसूर और हैदराबाद के इत्तेहाद के बारे में। हमें वो भी मंजूर है। नवाब हैदर अली से हमारा सलाम कहना, उन्हें हमारे दिए हुए तोहफे पेश करना और सबसे पहले उन्हें खुशखबरी ये देना कि अब हम मैसूर पर हमला करने के लिए अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे। शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। Damn it! This is an ominous development. हैदर अली ने पेशवा को न्यूट्रलाइज कर दिया है। निजाम भी हैदर अली से मिल गए हैं। हमारे दो पावरफुल एलाइज हमसे छूट गए हैं। इसका मतलब अब हैदर अली की साउथ में स्ट्रॉन्ग पोजीशन। एक्सक्यूज मी योर एक्सेलेंसी, गवर्नर जनरल साहब बहादुर को इस नमकख्वार का एक मशवरा है। हैदर अली पर अचानक हमला कर दीजिए, जो होगा सो देखा जाएगा। Don't be impulsive, Salman Shah. The situation is quite serious. We have to be very cautious. I agree, Your Excellency, मगर सरकार कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। करेगा मूलचंद, जरूर करेगा, लेकिन अभी नहीं। Let us wait and see. You know that Nizam is a fox. We have to ensnare him. वो हमारी बहुत बड़ी उम्मीद है। वो हमें मायूस नहीं करेगा। और फिर एक दिन हैदर अली को निजाम से दोस्ती करने का बहुत दुख होगा। निजाम अपनी गद्दारी पर उतर ही आए। उनसे कोई भी उम्मीद रखना फिजूल था। अभी 1 साल भी नहीं हुआ अंग्रेजों का साथ छोड़े, वो फिर हमारे खिलाफ उनसे मिल गए। लेकिन इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। माना कि इन सब के लिए हम अकेले ही काफी हैं, चाहे वो अंग्रेज हो
चाहे निजाम, लेकिन हम तो सिर्फ अंग्रेजों की ताकत तोड़ना चाहते थे, जिससे सिर्फ दक्कन को ही नहीं पूरे हिंदुस्तान को फायदा पहुंचता। लेकिन निजाम में ना इतनी समझ है और ना ही अपने मुल्क के लिए प्यार। मैं तो पहले से ही अपने लिए महफूज खान की बेटी के हक में नहीं था। हमें अपनी नस्ल में गद्दारों का खून नहीं चाहिए। पुरनैया, जाकर निजाम को खबर कर दो कि टीपू से महफूज खान की बेटी की निस्बत मनसूख की जाती है। खाओ बेटे खाओ। खड़े बेटे खड़े हो। प्रणाम महारानी। प्रणाम महारानी साहिबा। प्रणाम सृष्टि राव जी, बैठिए बैठिए। पहले आप। दासी जी महारानी साहिबा। मेहमानों को तरीके से जलपान करवाया है या नहीं? महारानी साहिबा, महाराजा की मृत्यु के पश्चात आज कई महीनों के बाद शुद्ध घी के भोजन करने का अवसर मिला है। राज खजाने से जो भत्ता मिलता था बंद हो गया है। भूखे मरने की नौबत आ गई है। महारानी साहिबा, अब आप ही बताइए, राज्य परिवार के सगे संबंधी होकर हम लोग मेहनत मजदूरी करें क्या? नहीं जेठ जी, कुछ भी मत कीजिए। दुनिया की नजरों में अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। अरे जेठ जी, रोए बिना तो माँ भी अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती। मैं आपकी बात समझा नहीं। हम कोई पहेलियां नहीं बुझा रहे जेठ जी। इस दुनिया में हक गिड़गिड़ाने और हाथ जोड़ने से नहीं मिलता। हैदर अली ने यशवंत राव के बेटे लक्ष्मण राव को मैसूर की गद्दी पर बैठा दिया है, और वो भी हमसे सलाह मशवरा किए बिना। हालांकि सबसे बड़ा होने के नाते उस पर आपके सुपुत्र दृष्टि राव का अधिकार बनता है। यह बात तो सत्य है महारानी। तुम आठों घराने हैदर अली के दरबार में जाकर सबके सामने अपना अपना हिस्सा मांगो और मैसूर राज्य को 9 हिस्सों में विभाजन की मांग करो। किंतु रानी साहिबा, यदि हैदर अली ने हमें बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया तो? तुम सब एक होकर अपना अधिकार मांगो। हैदर अली राज परिवार के लोगों को बंदी बनाने का साहस नहीं कर सकता। प्रजा विद्रोह कर देगी और फिर हम तुम लोगों के पीछे खड़े हैं। फिर तो हम अपने अधिकार अवश्य मांगेंगे महारानी साहिबा, अवश्य मांगेंगे। क्या बात है पंडित, किस गहरी सोच में पड़े हो? बात ही कुछ ऐसी चिंताजनक है हैदर। क्या फिरंगी फिर से धावा बोलने वाले हैं? नहीं,
तो फिर क्या हमारे दोस्त निजाम ने कोई नई चाल चली है? नहीं। फिर तुम्हारी फिक्र की वजह क्या है? कल मैसूर राज्य के भीतर से आक्रमण होने वाला है। भीतर से आक्रमण? हम कुछ समझे नहीं पंडित। कल सृष्टिराव उडियार और उनके सातों भाई दरबार हैदरी में अपना अधिकार मांगने आएंगे, और अगर आप अधिकार देने से इनकार करेंगे तो वो गांव-गांव, गली-गली में आपके नाम और नाइंसाफी की दुहाई देंगे। पंडित, कल तुम्हारी तबीयत नासाज रहेगी और तुम दरबार नहीं आओगे। दरबार की कार्रवाई शुरू हो। अदालत हैदरी में मुद्दई सृष्टिराव वडियार वल्द जयवंतराव वडियार ये अर्जी लेकर दरबार में पेश हुए हैं कि उन्हें और उनके 7 भाइयों को महाराजा कृष्णराव वडियार का वंशज होने के नाते मैसूर राज्य का बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। लिहाजा इंसाफ का तकाजा है कि मैसूर राज्य को बराबर के 9 भागों में बांट दिया जाए। मुद्दई सृष्टिराव, अदालत हैदरी आपकी अर्जी पर संजीदगी से गौर फरमाएगी और उसके बाद जो मुनासिब होगा वो कदम उठाएगी। हमारे वजीर आजम पुरनैया साहब की तबीयत नासाज होने की वजह से वो दरबार में हाजिर नहीं हो सकते। चूंकि यह सरकारी मामला उनकी गैर हाजिरी में इससे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, इसलिए अदालत हैदरी इस मुकदमे को चंद दिनों के लिए मुलतवी करती है। तब तक के लिए आप हमारे मेहमान बनकर रहेंगे। हालांकि हम सब जानते हैं, लेकिन हम तुम्हारी जबान से सुनना चाहते हैं सृष्टिराव कि रियासत मैसूर को 9 हिस्सों में बांटने की साजिश तुम्हारे कानों में किसने भरी थी? जवाब दो सृष्टिराव। वो महारानी साहिबा ने। पुरनैया साहब। जी हैदर साहब। सृष्टि राव पर रियासत मैसूर की तरफ से गद्दारी का इल्जाम आयद करके कल इसे दरबार हैदरी में पेश किया जाए। नहीं, दया, क्षमा हैदर अली साहब, मैं मूर्ख महारानी के बहकावे में आ गया था। मैं अपने इकलौते बेटे की सौगंध खाकर कहता हूं कि भविष्य में ऐसा कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। आप सिर्फ राज्य परिवार को सम्मान से जीने और उनके खाने पीने का प्रबंध कर दीजिए। मेरी आपसे यही विनती है हैदर अली साहब, मेरी आपसे यही विनती है, यही विनती है, यही विनती है। उसका बंदोबस्त हो जाएगा। रानी साहिबा,
अबूजान, आपने हमें किसी खास मकसद से बुलाया है? हाँ साहबजादे, माशाल्लाह जवानी की तरफ बड़ी तेजी से कदम बढ़ा रहे हो। बेटे, अब हम ये चाहते हैं कि फौजी तरबियत के साथ साथ तुम हुकूमत के सियासी और निजामी मामलात में भी दिलचस्पी लेना शुरू कर दो। आओ पुरनैया पंडित, कहो हमारे दोस्तों और दुश्मनों की क्या खबर लाए हो? खबरें तो बहुत सारी हैं हैदर साहब, लेकिन आप खुद अपनी आंखों से देख लें तो अच्छा है। अच्छा, आइए। चलिए, आओ बेटे। पुरनैया साहब, कार्रवाई शुरू की जाए। अंक 2, निजाम की क्या खबर लाए हो? हुजूर, निजाम ने 10 लाख अशरफियां अंग्रेजों की सेवा में भेजकर बड़े पैमाने पर जंगी हथियार और दूर तक मार करने वाली तोपों का इंतजाम कर लिया है, और दूसरी तरफ अंग्रेजी जहाज रात दिन इंग्लैंड से भेजा हुआ जंगी सामान मुंबई की बंदरगाह में उतारने पर लगे हुए हैं। अंक 3, सरकार, अंग्रेजी नौसेना ने हमारे मंगलोर के तटवर्ती क्षेत्रों पर छुटपुट हमले शुरू कर दिए हैं। अवध का राज्य आपसी फूट के कारण गिरने को है, और अब मैसूर के साथ साथ अंग्रेजों की नजर सीधी दिल्ली पर है। उड़ीसा, बिहार, दोआबा और यहां तक कि पंजाब में भी सारे मुल्क को कमजोर करने के लिए कौमी और मजहबी फसादात करवाए जा रहे हैं। सरकार, महारानी साहिबा ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर छल बल कपट से आपके खिलाफ कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रचने वाली हैं। हुजूर, पेशवा ने ईस्ट इंडिया कंपनी के 1000 रुखसाने और लालच देने के बाद भी अंग्रेजों का साथ देने से साफ इनकार कर दिया है। मद्रास के सेंट जॉर्ज और कलकत्ता की फोर्ट विलियम दुर्गों के प्रस्थान के बाद भी नौसेना की गतिविधियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, और फ्रांसीसी सेना भारी तादाद में पांडिचेरी पहुंच चुकी है। अंक 3, तुम्हारी खबर के मुताबिक महारानी साहिबा ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर हमारे खिलाफ कोई गहरी साजिश करने वाली है। बजा फरमाए सरकार। अंक 5, कलकत्ते और मुंबई के दरमियान अंग्रेजी बहरी दस्ते की सरगर्मियां बढ़ गई हैं और पांडिचेरी साहिल पर भारी तादाद में फ्रांसीसी फौजें उतर रही है। जी हैदर साहब। और अंक 9, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश और यहां तक कि पंजाब में ये मक्कार अंग्रेज राज्यों को कमजोर बनाने के लिए जाती और मजहबी फसादात करवा रहे हैं। जी हुजूर, ये सच है। अंक 7, तुम्हारी खबर के मुताबिक अंग्रेजी नौसेनाओं ने
मंगलोर के तटवर्ती क्षेत्रों पर अपने छुटपुट हमले शुरू कर दिए हैं। जी हाँ हुजूर। अंक 2, तुम्हारी इत्तला के मुताबिक निजाम ने 10 लाख अशरफिया देकर अंग्रेजों से भारी तादाद में दूर मार करने वाली तोपें और जंगी सामान खरीदा है और मुंबई बंदरगाह पर अंग्रेजी जहाज बड़े पैमाने पर इंग्लैंड से खरीदा हुआ जंगी सामान उतार रहे हैं। जी हुजूर। अंक 4, पेशवा ने हमारे खिलाफ अंग्रेजों का साथ देने से इनकार कर दिया है। हाँ जनाब। अंक 8, तुम्हारी खबर के मुताबिक अवध की हुकूमत आपसी फूट की वजह से कमजोर होती जा रही है और अंग्रेजों की नजर अब रियासत मैसूर के साथ साथ दिल्ली की तरफ है। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है हैदर साहब। अच्छा साथियों, आज की मजलिस बर्खास्त की जाती है। क्या हम आपसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं बुजान? हाँ बेटे, जरूर पूछो। हमारा तुम्हें यहां लाने का यही खास मकसद था। आप लफ्ज बलफ्ज इतने आदमियों के बयानात कैसे ज़हन-नशीन कर सकते हैं और उन्हें दोहरा भी सकते हैं? टीपू बेटे, अल्लाह ताला ने इंसान को एक सबसे बड़ी और सबसे नायाब नेमत से नवाजा है और वो नेमत है इंसान का दिमाग। दुनिया में हर चीज इस्तेमाल से घटती है, लेकिन सिर्फ इंसान का दिमाग है जो इस्तेमाल करने से बढ़ता है। बेटे, इसे जितना इस्तेमाल करोगे, इस पर जितना दबाव डालोगे, ये उतना ही अपनी बेमिसाल ताकत का सबूत देगा। चाहे वो कुव्वत इरादी हो, चाहे सोचने याद रखने की जहनी ताकत, दिमाग अपना जलवा पेश करेगा। नाकामी और मायूसी में आगे बढ़ने का सही रास्ता दिखाएगा और शादमानी और खुशियों में रोशनी के बंद दरवाजे खोलेगा। अबूजान, ये लोग कौन थे जो हिंदुस्तान के कोने कोने से आपके लिए खबरें लेकर आए थे? बेटे, ये हमारा खुफिया यानी कि जासूसी महकमा है। यह महकमा किसी भी हुक्मरान की आंख और कान होता है। इसके जरिए अंदरूनी हालात और पड़ोसी रियासतों की साठगांठ की खबरें मिलती रहती हैं। और बेटे, इस महकमे का 24 घंटे होशियार रहना बहुत जरूरी है। इस एहतियात के बिना किसी भी हुकूमत का तख्ता कभी भी पलट सकता है। पुरनिया साहब, इंसान एक दूसरे को नीचा दिखाने या गिराने के लिए साजिशें क्यों करता है? बहुत अच्छा प्रश्न किया है सुल्तान। तुम्हें भविष्य में मैसूर की बागडोर संभालनी है, इसीलिए तुम्हारा यह जानना आवश्यक है कि इंसान इंसान के खिलाफ साजिशें क्यों करता है, षड्यंत्र क्यों रचाता है। लालच, महत्वाकांक्षा इंसान की फितरत में कूट कूट कर भरी है और इसी से सारी दुनिया की बीमारियां जन्म लेती हैं। लालच और महत्वाकांक्षा के अनेक रूप हैं। दौलत का लालच, शोहरत का लालच, राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा, सुंदर रूपवती नारी को पाने की महत्वाकांक्षा, इतिहास के पन्नों में अपना नाम अमर कर जाने की महत्वाकांक्षा में इंसान ने नीति, धर्म, समाज और मानवता के हर नियम को छिन्न भिन्न कर दिया है।
इस कमजोरी पर काबू पाने का कोई तरीका पुर नहीं है साहब? संयम सबसे अधिक चंचल चीज इंसान का मन है, और इसको काबू में रखने के लिए दिमाग की अंकुश की आवश्यकता है। जो मनुष्य अपना मन जीत लेता है वो सारे संसार पर अपनी विजय पताका फहरा सकता है। यह तो जाती बात हुई पंडित जी। क्या कोई रियासत, कोई हुकूमत इन साजिशों का शिकार हुए बिना अमन अमान से नहीं जी सकती? क्यों नहीं जी सकती? लेकिन अमन अमान से जीने के लिए हर राज्य को शक्तिशाली और आत्मनिर्भर होना चाहिए, क्योंकि कमजोर इंसानों और राज्यों से यह दुनिया जीने का अधिकार छीन लेती है। यही प्रकृति का नियम है, और यह तभी संभव है जब शासक दूरंदेश, बेखौफ और निस्वार्थ रूप से जनता का पालक और सेवक हो, दुश्मन की गतिविधियों और राजनीतिक हथकंडों पर कड़ी नजर रख सके, उन्हें आसानी से भांप सके और समय आने पर उन्हें विफल करने के लिए सही निर्णय ले सके। क्या सियासत इसी को कहते हैं? हां साहबजादे, किंतु राजनीतिक हथकंडों का दूसरा नाम कूटनीति है। इसमें धोखेबाजी, झूठ और मक्कारी शब्द जाल के मीठे जहर के गोलियों में लपेट के दी जाती है। जीवन के लालच और महत्वाकांक्षा का सबसे घिनौना रूप इसमें छुपा हुआ है। किंतु एक बात विशेष रूप से ध्यान में ग्रहण कर लेना, षड्यंत्र दो तरह के होते हैं, एक भीतर से, दूसरा बाहर से। बाहर के षड्यंत्र से निपटना उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन भीतर का षड्यंत्र बहुत ही घातक और जानलेवा साबित हो सकता है। I was talking of this man हैदर अली, कर्नल शेरवुड। खांडेराव ने उसके बच्चों को कैदी बनाया। हैदर अली जान बचाकर भागा। I thought हैदर अली is finished. He is no more. हिंदुस्तान फतह करने का हमारा रास्ता साफ हो गया। Man proposes, God disposes. Sometimes it just happens. Nobody can help it. Colonel Gladstone? Damn with your philosophy, Colonel Sherwood. I'm thinking of the other side of the coin. खांडेराव को रास्ते से हटाकर हैदर अली ने फिर से श्रीरंगपट्टनम पर कब्जा कर लिया। See the guts of that man. हमें हैदर अली की हिम्मत की दाद देनी चाहिए। Will you please be quiet, Major? I will appreciate it. I'm sorry, sir. उसके बाद महाराजा का डेथ हो गया। Very sad thing to have happened. May God bless him. And may his soul rest in peace. लेकिन हमारे लिए हिंदुस्तान पर हुकूमत करने का दरवाजा बंद कर गया कर्नल शेरवुड। Yes, yes. कभी कभी मुझे हैरत होती है कि हैदर अली क्या किस्मत लेकर आया है। उसने अपनी हर उलझन सुलझा ली। उसने हर जगह फतह पाई। चंद ही वर्षों में उसने अपनी रियासत को कितना बढ़ा लिया और अपनी पोजीशन मजबूत बना ली। इसमें तो कोई शक नहीं है। सबसे बड़ी होशियारी तो हैदर अली ने यह की कि फ्रांसीसी अफसरों और सिपाहियों को अपनी फौज में भर्ती कर लिया। अब यह होगा कि गोरा आदमी हिंदुस्तान में गोरा आदमी का खून करेगा, जो पहले कभी नहीं हुआ और होना भी नहीं चाहिए, वरना यूरोप का नुकसान होगा। May I come in, sir? Please come in, Major. Thank you, sir. मैं आज आपसे एक बहुत जरूरी काम की बात करने आया हूं। मेजर, बहुत जरूरी बात है तो जल्दी बोलो। मैसूर की महारानी ने अपना स्पेशल कुरियर भेजकर हमें फौरन हाजिर होने के लिए कहा है। By God, what a chance! मैसूर की महारानी हमसे क्या चाहती है? Any guess, Major? Your guess is as good as mine.
Major Dalton, Your Excellency, I pay my respects on behalf of the East India Company and the British government. धन्यवाद मेजर डॉल्टन, बैठिए। थैंक यू महारानी साहिबा। हुक्म कीजिए महारानी साहिबा, आपने हमें किस सिलसिले में याद फरमाया? मेजर डॉल्टन, हम आप और आपके मालिकों पर कितना विश्वास कर सकते हैं? In our hands you can trust your life, महारानी साहिबा। आप हम पर उतना भरोसा कर सकता है जितना आप अपने आप पर करता है। अंग्रेज जब दोस्ती का वादा करता है, मरते दम तक निभाता है। मेजर डॉल्टन, आपको ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से फैसला लेने के कितने अधिकार हैं? अनरिस्ट्रिक्टेड महारानी साहिबा, अनरिस्ट्रिक्टेड, जब तक वो फैसला आपके और हमारे हक में हो। खंडेराव की आत्महत्या और महाराज की अचानक मृत्यु के पश्चात हम बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। हमारे राज्य की सारी सत्ता सिमटकर हैदर अली के हाथों में पहुंच गई है। वो एक सूबेदार से हमारे राज्य का नवाब बन गया है। हैदर अली के खिलाफ आप अकेली नहीं हैं, पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत आपके साथ है। क्या मदद चाहती हैं आप हमारे पास से? हम हर हाल में हर कीमत पर अपनी हुकूमत वापस लेना चाहते हैं, ताकि हम शांतिपूर्वक और अपनी इच्छानुसार अपने राज्य को चला सकें। इसके लिए हमें ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता चाहिए। हम हर तरह से आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी, निजाम और पेशवा की सेनाएं चारों तरफ से हैदर अली को घेर कर कुचल देंगी। लेकिन क्या मेजर डॉल्टन? लेकिन हमारे बहुत सारे जहाज, समुद्र में माल से भरे हुए जहाज तूफान में घिरकर डूब गए हैं। इससे हमें बहुत नुकसान हुआ है। निजाम और पेशवा रुपए के लालच के बिना हमारी मदद नहीं करेंगे। इस युद्ध के लिए कितनी धन की आवश्यकता पड़ेगी? कम से कम 6 लाख अशरफियां, 3 लाख जंग की तैयारी में और 3 लाख हैदर अली की मौत के बाद। हमें मंजूर है। दरबार की कार्रवाई शुरू की जाए। अदालत हैदरी में मुद्दई इमामुद्दीन वल्द नूरुद्दीन के मुकदमे की पैरवी में मुद्दा अलय भगवंत राव वल्द जसवंत राव पर यह इल्जाम आयद किए जाते हैं। पहला इल्जाम यह है कि भगवंत राव और उसके 5 बेटों ने ज़दोकोप के साथ इमामुद्दीन की 10 बीघा जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। दूसरा इल्जाम, भगवंत राव और उसके बेटों ने इमामुद्दीन के घर पर कब्जा करके उन्हें घर से बेघर कर दिया। मुद्दालय बलवंत राव, आप अपनी सफाई में कोई दलील पेश करना चाहते हैं? हुजूर, माई बाप, ये मुकदमा झूठा है, ये इल्जाम झूठे हैं। वो जमीन हमारी है, उस जमीन का सरकारी पट्टा हमारे नाम है। हमने वो खेत 3 साल के लिए इमामुद्दीन को काश्तकारी के लिए दिए थे, जिसमें पहली शर्त यह थी कि हर फसल की काश्त का आधा हिस्सा वो हमें देगा। उसमें ये हमेशा बेईमानी करता रहा और काश्त का आधा हिस्सा 3 साल में हम तक कभी नहीं पहुंचा। और रुक क्यों गए? सफाई जारी रहे। सिर्फ इतना ही नहीं माई बाप, उन्हीं खेतों पर इमामुद्दीन ने अपना हक बढ़ाने के लिए उसी जमीन पर अपना मकान बना लिया। हम अपनी दाद फरियाद लेकर गांव के बुजुर्गों के पास गए। उन्होंने फैसला हमारे हक में दिया, लेकिन यह फैसला इमामुद्दीन ने मानने से साफ इनकार कर दिया और यह मुकदमा आपके दरबार में पेश कर दिया माई बाप। इमामुद्दीन, तुम्हें अपनी मुकदमे की पैरवी में कुछ कहना है? हां सरकार, मेरा मुकदमा सच्चा है। गांव की पंचायत झूठी है। ये बूढ़ी जंग खाए हुई खोपड़ियां बड़ी रिश्वतखोर है। वो किसी नतीजे पर पहुंचने के काबिल ही नहीं है हुजूर। इसीलिए मैं ये मुकदमा मुसलमान सरकार के हुजूर में लाया हूं। खामोश!
बदतमीज, जाहिल इंसान। यह दरबार न किसी हिंदू का है न किसी मुसलमान का। इस दरबार में जाती मफाद के लिए मजहब को उछालने वालों की जबानें काट दी जाती हैं। यह दरबार इंसाफ का दरबार है, सिर्फ इंसाफ का।